Hello friends, this is the fourth video of Science and Technology Current Affairs 2020. In this video, we will cover 32 topics from space technology. So let's start. The first news is Mars Solar Conjunction. मार्स के ऊपर जो नासा ने पहले क्यूरोसिटी रोवर और इनसाइट लैंडर को प्लेस किया हुआ है, उसका कम्युनिकेशन अर्थ के साथ अभी ब्रेक हो गया था. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्स सोलर कंजंक्शन. एक्चुअली जब सन के एक तरफ मार्स होता है और दूसरी तरफ अर्थ होती है, देन एट दैट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ द आयोनाइज्ड हॉट गैसेस विच आर रिलीज फ्रॉम द कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन. जब कोरोना से ये हॉट आयोनाइज्ड गैसेस रिलीज होती हैं, देन ये गैसेस रेडियो कम्युनिकेशंस या रेडियो सिग्नल्स को इंटरफेयर करती हैं. दैट इज वाई जो मार्स से अर्थ की ओर सिग्नल्स जाने हैं वो उनमें इंटरफेरेंस आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है. सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मार्स सोलर कंजंक्शन. और एक चीज इसमें याद रखनी है दैट इट अकर्स every 2 years. Next is NASA's magnetospheric multi-scale mission. This is also known as MMS mission. इस मिशन ने अब की बार हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट की है इंटरप्लैनेटरी शॉक्स की. इंटरप्लैनेटरी शॉक्स क्या हैं? सन की तरफ से जो कोरोनल मास प्रोजेक्ट किया जाता है अर्थ की तरफ, उसमें हाई एनर्जाइज्ड पार्टिकल होते हैं. वो हाई एनर्जाइज्ड पार्टिकल अपनी एनर्जी को बाकी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. दैट मीन्स एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें दो पार्टिकल्स आपस में बिना टकराए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अपनी एनर्जी को पास ऑन करते हैं, दैट इज नोन एज द इंटरप्लैनेटरी शॉक. सो दिस टाइम दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द नासा's मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी-स्केल मिशन. Next topic is GJ357d. This is a new exoplanet which was discovered by NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite. ये आप इसको याद रखेंगे. टेस को नासा ने इसलिए रिलीज किया था ताकि अर्थ के या सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स हैं जो अपने पेरेंट स्टार के चारों ओर घूम रहे हैं, उनको फाइंड आउट करना. तो नए नए प्लैनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट को रिलीज किया गया था. तो उसने अभी एक नया प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है उसको ढूंढा है. तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आपको याद रखना है GJ357d इज अ एक्सोप्लैनेट. जो किसके चारों ओर घूम रहा है? ये GJ357 के चारों ओर घूम रहा है. यहां पर ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है दैट इज प्रेजेंट इन द स्टार्स हैबिटेबल जोन. हैबिटेबल जोन क्या होता है? जहां पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वो हैबिटेबल जोन होता है. सेकेंड लिस्ट में याद रखने की बात है कि ये कॉन्स्टलेशन में मिला है हाइड्रा कॉन्स्टलेशन में, विच इज लोकेटेड 31 लाइट ईयर अवे फ्रॉम आवर सन. नेक्स्ट न्यूज इज जूनो मिशन. जूनो मिशन को एक्चुअली जुपिटर के लिए रिलीज किया गया था बाय द नासा. सो ये स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी द जुपिटर. रिसेंटली यहां पर जूनो के कैमरास ने वहां के मून IO की कुछ पिक्चर्स को रिलीज किया है. उन इमेजेस को अर्थ की ओर बीम किया गया है. IO जो है दैट इज द मोस्ट वोल्केनिक बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम. नेक्स्ट न्यूज इज पंच मिशन. पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर. ये नासा का मिशन है जिसमें कि सन की तरफ से निकलने वाला जो कोरोनल मास है, जिसे आप सोलर विंड्स कह सकते हो, वो सोलर विंड सोलर फ्लेयर कैसे हमारे इंटरप्लैनेटरी मीडियम तक पहुंचते हैं और अर्थ तक कैसे आते हैं, उसको ट्रैक करेगा और उस पर अपनी स्टडी को फोकस करेगा. इस मिशन को 2022 में जो है लॉन्च किया जाएगा. और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज दीपांकर बनर्जी, जो कि सोलर फिजिस्ट हैं, वो इसके को इन्वेस्टिगेटर होंगे. इसी के साथ साथ इंडिया की तरफ से जो रिलीज किया जाएगा आदित्य L1,
वो भी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा पंच मिशन के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ इज टेस। ये नासा का मिशन है जिसमें कि जो सोलर सिस्टम से बाहर प्लैनेट्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज एलसीरोस, लूनार क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट मिशन। ये नासा ने लॉन्च किया था 2009-10 में। उस टाइम पर इस मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया था उसे इंटेंशनली मून के साउथ पोल पर क्रैश कर दिया गया था, क्योंकि क्रैश होने के बाद जो वहां से टूट फूट हुई थी, जो डेब्रिस निकले थे, वहां से हमें आइस का पता चला था और इसीलिए हमें वाटर एविडेंसेस मिले थे। तो 2019 में इसके 10 साल पूरे हुए थे, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नासा ने अभी अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्लेन जो है लॉन्च किया है, दैट्स द X-57 मैक्सवेल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। नेक्स्ट न्यूज इज ओसिरिस रेक्स बाय नासा। इसे रिलीज किया गया था टू स्टडी द एस्टेरॉयड बेनू। एक ये एस्टेरॉयड जो है कार्बन रिच एस्टेरॉयड है जहां पर हमें वाटर ट्रेसेस मिले हैं। यहां पर एक साइट को लोकेट किया गया है जो कि इस बेनू एस्टेरॉयड के नॉर्थ पोल पर है, दैट इज नोन एज द नाइटिंगेल। सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पीटी में कि नाइटिंगेल क्या है। आफ्टर दैट यहां से अगर सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाए तो इसकी जगह हम ऑस्प्रे, एक साइट और चूज की गई है जहां से सैंपल कलेक्ट किए जा सकते हैं। इस मिशन का प्राइमरी गोल क्या है? टू कलेक्ट एटलीस्ट 60 ग्राम of dust from the Bennu. Next is NASA's ICON mission, which is known as the Ionosphere Connection Explorer. As its name reveals कि ये आयनोस्फीयर, यानी कि आयनोस्फीयर हमारी जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, उसको स्टडी करने के लिए नासा ने आइकन मिशन को रिलीज किया है ताकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो को स्टडी किया जा सके। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। नासा ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जो कि एक फिनोमिना है, जैसे पिक्चर में आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अंदर जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन हैवी ऑब्जेक्ट्स के पास से जब कोई लाइट रे क्रॉस करती है तो वो उस हैवी सेंटर की ओर मुड़ जाती है। दैट इज अ बेंडिंग ऑफ दैट लाइट टुवर्ड द हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी या डेंस चीजें कौन सी होती हैं? वो ब्लैक होल भी हो सकता है। सो इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। फिलहाल हम इसे यहां समझते हैं कि नासा ने अपना एक टेम्पलेट जो प्रोग्राम है उसके थ्रू स्टार्स कैसे बने, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग कंसेप्ट को यूज करेंगे। सो इन पीटी दे कैन आस्क दैट व्हाट इज टेम्पलेट। तो ये नासा का प्रोग्राम है to investigate how new stars are born. Next news is SNOWEX. It is a 5-year program initiated and funded by the NASA. इस मिशन में नासा ने एरोप्लेन के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि विंटर्स के अंदर कितना पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है उस टाइम पर कितनी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम 2016-17 में रिलीज किया गया था और नासा ही इसे फंडिंग कर रहा है। तो स्नोवैक्स आप समझ लेंगे कि इसके अंदर आप विंटर और स्प्रिंग सीजन में वाटर की जो कन्वर्जन है उस रेट को आइडेंटिफाई करना है, स्टडी करना है। नेक्स्ट न्यूज इज स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। एक्चुअली ये से लॉन्च किया गया था 2003 में और ये रिटायर होने वाला है 2020 में। इस मिशन ने, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत सारे प्लैनेट्स को फाइंड आउट किया है इन द यूनिवर्स। सो अब के बारे रिटायरमेंट पे है 2020 में, सो दैट इज व्हाई दे कैन आस्क यू स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट इज आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन में ये एक क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। दैट मीन्स इसमें नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये सभी मिलकर एक
स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें 2024 में ये मून के साउथ पोल पर फर्स्ट वुमन एंड नेक्स्ट मैन को लैंड करवाने वाले हैं। तो वहां पर जितनी भी स्टडीज की जाएंगी, उन स्टडीज में सबसे मेन स्टडी होगी कि सन की रेडिएशन पड़ने के बाद मून का रॉकी सरफेस कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मून के चारों तरफ किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो दैट इज वाई सन रेज की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जा सकती है ऑन द मून सरफेस। नेक्स्ट इज एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट। दिस इज अ जॉइंट रिसर्च मिशन ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एक्चुअली अर्थ के चारों तरफ एक डिडीमोस, विच इज दिस डिडीमोस नाम से एक एस्टेरॉयड जो है, जिसको हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो रिवॉल्व कर रहा है। और ये दो ऑब्जेक्ट हैं, डिडीमोस बिगर वन एंड डिडीमोस स्मॉलर वन। तो अभी रिसेंटली नासा ने इस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। दैट मिशन इज नोन एज दी डार्ट। सो इस मिशन का काम होगा कि इस डिडीमून को, यू कैन से द स्मॉलर डिडीमोस को, अपने पाथ, ऑर्बिटल पाथ से इसको डिफ्लेक्ट करना है। उसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी बाद में हेरा मिशन शुरू करेगी। हेरा मिशन ये चेक करेगी कि इस इंपैक्ट का आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ा और उससे रिलेटेड स्टडीज को कंप्लीट किया जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट इज एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट। नेक्स्ट इज लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली और लेसा। इट्स अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। दैट्स अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर whose purpose is to rescue an astronaut when he or she suffer an injury on the lunar surface. ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है। द नेक्स्ट न्यूज इज स्पेक्टर आरजी। स्पेक्टर आरजी एक्चुअली रशिया एंड जर्मनी का जॉइंट मिशन है, जिसमें रशिया ने ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जिस एक रॉकेट के साथ इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, उस रॉकेट का नाम है प्रोटोन एम। तो ये एक इमेजिंग टेलीस्कोप है जिसका नाम है स्पेक्टर आरजी। ये रशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज कोमेट 21 बोरिसोव। ये ओमुआ के बाद सेकंड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम से पास ऑन हो रहा है। तो अभी इसको फाइंड आउट किया गया था। थर्ड वन इज द हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने कि अभी एक ब्लैक होल की प्रेजेंस को रिवील किया है इन द गैलेक्सी NGC 3147। So this information is important for PT only. This is news about the FIDOR, that is also known as the Skyboat 5850. It is a humanoid robot. एक जैसे आप देख पा रहे हैं, that's a humanoid, ह्यूमन की तरह दिखने वाला एक रोबोट है, which is sent to the International Space Station. International Space Station जो है that is present in the low Earth orbit, जो कि यहाँ से अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर तक वहां पे चक्कर लगाता है। सो ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है दैट विल स्पेंड 10 डेज इन स्पेस और वहां पे एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करेगा। इससे पहले जो है नासा अपना रोबोनॉट 2 भेज चुका है, दैट वाज आल्सो अ ह्यूमनॉइड। और इसी तरह से 2013 में जापान ने क्यूरोबो भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है चेजर को लॉन्च करेगी, जो कि 4 आर्म्ड रोबोट होगा, बट दैट वुड अकर इन 2025। इसी तरह से इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है जो यहां मेंशन किया, दैट्स अ कैसलर सिंड्रोम। ये पीटी में क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम इट्स अ जो जब कभी सैटेलाइट्स आपस में टकरा जाते हैं, देन दे कैन कॉज सेवरल काइंड ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स विच कैन हार्म फर्दर अदर फंक्शनल सैटेलाइट्स। सो दैट इज वाई जब कभी छोटे टुकड़े बाकी जो फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, दैट इज नोन एज दी कैसलर सिंड्रोम। तो उन टुकड़ों को हटाने के लिए रिमूव डेब्रिस मिशन भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुरू किया था। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज द चैंग E4 मिशन। ये चाइना का है, जिसमें कि पहली बार कोशिश की गई है टू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ मून, दैट इज द साउथ पोल आइटकिन बेसिन। सो आइटकिन बेसिन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है दैट व्हाट इज आइटकिन बेसिन। और
इसमें यहां पर साउथ पोल पर वोन कैरमन क्रेटर को टच किया जाएगा। Next news is Beresheet. It's a Israel's first lunar lander. इस लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जानी थी, बट एक्सीडेंटली ये हो नहीं सका और अल्टीमेटली ये लैंडर जो है क्रैश कर गया। अब तक सिर्फ 3 नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर एंड चाइना। नेक्स्ट इज साफिर. इट्स अ फर्स्ट इरानियन launch vehicle which will place a satellite in orbit. So in UPSC they can ask you about a single term, what is Beresheet, what is Safir, etc. Next is the longest single spacewalk by a woman, that is Christina Koch. जो क्रिस्टिना कोच हैं ये यूएस की हैं, इससे पहले पैगी विटसन वाज देयर. नेक्स्ट इज स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट. ये स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का प्राइवेटली फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसमें अर्थ के हर हिस्से में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए 42,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा. सबसे पहले उन्होंने जो फर्स्ट लॉन्च में 60 ऐसे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और आने वाले ईयर्स में और भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा. रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि जो खगोल शास्त्री हैं, उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज किया बिकॉज जब वो नाइट स्काई को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इतनी बड़ी कॉन्स्टलेशन के कारण उनकी जो स्टडी में डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं. दैट इज वाई स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है ये प्राइवेटली फंडेड है स्पेस एक्स कंपनी का, दैट इज ओन्ड बाय एलन मस्क. नेक्स्ट न्यूज इज JW100. इट्स अ जेलीफिश गैलेक्सी. In UPSC again a single word can be there in PT, that is JW100. So ये आपके सामने जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इट्स अ जेलीफिश गैलेक्सी है जो कि गैलेक्सी क्लस्टर एबेल 2626 में मिली है. नेक्स्ट, मिल्की वे इज वायलेंट बर्थ डिकोडेड. मिल्की वे जो है हमारी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम में अर्थ हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है. उस मिल्की वे गैलेक्सी के बर्थ में यहां पर एक ऑलरेडी ड्वार्फ गैलेक्सी जिसका नाम है गाया एनसेलेडस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द मिल्की वे, इट्स आर गैलेक्सी. तो यहां पर वो पूछ सकते हैं व्हाट इज गाया एनसेलेडस. ये छोटी गैलेक्सी थी और इस गैलेक्सी का मर्जर हो गया था हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ और अल्टीमेटली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक्सपैंड कर गई थी. सो इट अकर्ड नियरली 10 to 11 billion years ago. The new term is that's a planets. It's a new class of celestial objects called the planets are the orphaned moon that have escaped the bond of their parent planet and start orbiting their stars instead. ये एक नई तरह की celestial bodies हैं. मतलब आप इसको कह सकते हो जैसे हमारी अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, लेकिन जिस दिन ग्रेविटेशनल बॉन्ड्स को तोड़ते हुए मून अर्थ के चारों ओर घूमना बंद कर देगा और सन के चारों ओर घूमना शुरू कर देगा, तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को प्लूनेट्स कहा जाता है. तो इट्स अ न्यू टर्म इन स्पेस टेक्नोलॉजी, सो यू मस्ट नो दैट. नेक्स्ट इज 51 पेगासस बी. 51 पेगासस बी है, यहां पर मैं इसमें पिक्स में शो कर रहा हूं. दैट्स अ प्लैनेट और यू कैन से दैट इट्स अ एक्सो प्लैनेट. ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का प्लैनेट है जिसका सन है 51 पेगासी. जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर हमारे जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह से एक सोलर सिस्टम से बाहर एक सन मिला है, दैट इज नोन एज दी 51 पेगासी, जिसके जो सारे चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा है प्लैनेट, दैट इज नोन एज दी 51 पेगासी बी. ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि ये अपने सन के बहुत ज्यादा पास है. आमतौर पर इतने बड़े साइज के प्लैनेट्स अपने सन के पास नहीं बनते हैं.
जो प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होती है वो छोटे प्लैनेट और बड़े प्लैनेट हो सकते हैं। आमतौर पर बड़े प्लैनेट्स अपने पेरेंट स्टार के आसपास नहीं बनते हैं। आप ऐसा अपने सोलर सिस्टम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यू विल रिमेंबर द 51 पेगेसी बी। नेक्स्ट इज एरोकोट। एरोकोट जो है अल्टीमा थूले का अब ऑफिशियल नाम है, और एरोकोट जो है अमेरिका के वहाँ जो ट्राइब हैं उन ट्राइब्स की, जो जैसे न्यू कैरोलिना या वर्जीनिया के क्षेत्र हैं यूएसए के अंदर, वहाँ पर जो ट्राइब रहती हैं उन ट्राइब्स की लैंग्वेज में एरोकोट का मतलब होता है स्काई। तो अल्टीमा थूले जो है, जैसे मैं आपको इस डायग्राम में समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो सन है, सन के बाद जितने भी जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज अप टू द नेपच्यून। नेपच्यून के आगे ये बेल्ट है दैट इज नोन एज दी कीपर बेल्ट, जो कि हम मेंशन भी किया गया कीपर बेल्ट। उस कीपर बेल्ट में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है विच इज नोन एज दी अल्टीमा थूले। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, अल्टीमा थूले ये बाई लोब बॉडी है। यहाँ पे दो लोब आपको नजर आ रहे हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये है। सो ये अब तक की सबसे दूर मिली हुई कीपर बेल्ट के अंदर दूर मिली हुई कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है। सो इसका अब ऑफिशियल नाम रख दिया गया है, और इसको फाइंड आउट किया गया था नासा के न्यू होरिजोन मिशन द्वारा। तो आप इसमें याद रखेंगे दैट व्हाट इज एरोकोट। एरोकोट है दैट्स अल्टीमा थूले का ऑफिशियल नेम है। नेक्स्ट न्यूज इज ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो, एरिस, मेकमेक, होमिया एंड सीरीज, सो दीज 5 आर ड्वार्फ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। बट नाउ द नेक्स्ट ड्वार्फ प्लैनेट में बी द हाइजिया। सो किसी भी ड्वार्फ प्लैनेट को क्वालिफाई करने के लिए जो 4 कंडीशंस होती हैं, उन 4 कंडीशंस में से अभी तक 3 कंडीशन फुलफिल कर चुका है हाइजिया, और 4th वन की अभी वेट की जा रही है। और आपको याद रखना होगा दैट वो कौन से 5 ऐसे सेलेस्टियल बॉडी हैं विच आर नोन एज ई ड्वार्फ प्लैनेट। तो नया नाम आप इसमें याद रखेंगे हाइजिया। सो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आफ्टर दैट वो कौन से क्लासिकल सिंगर हैं जिनके नाम पर किसी एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है, दैट इज नोन एज ई पंडित जसराज। सो इट मे बी द क्वेश्चन इन यूपीएससी। नेक्स्ट इज सेजिटेरियस ए। सेजिटेरियस ए जैसा आप इसमें पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, यहां पर इट्स अ सुपर मैसिव ब्लैक होल दैट सिट्स 26,000 light year away from the earth near the galactic center or the center of the Milky Way. So you will remember what is galactic center, that is the center of Milky Way. ये न्यूज में इसीलिए था बिकॉज इस सेजिटेरियस ए में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस अभी ऑब्जर्व की गई थी एंड विच वाज अनयूजुअल एक्टिविटी। सो आपको याद रखना होगा व्हाट इज सेजिटेरियस ए, ये ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। With this we have completed these 32 topics and I hope आप सभी इन टॉपिक्स के स्मॉल एंड कंसाइज नोट्स बना लेंगे। और इन अपकमिंग वीडियो I will try to complete topics from general science. So stay tuned to this channel and please subscribe. Thank you very much.